हम लोग पिछले कक्षा में आईएनसी के मॉडरेट फेज के बारे में जाने थे और हम लोगों ने बात की थी कि ये मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी कब से कब का था और इस मॉडरेट फेज में हुआ क्या क्या था। अब इस कक्षा में हम लोग इस चैप्टर को, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, द नेशनलिस्ट मूवमेंट अध्याय को आगे बढ़ाते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में अब आगे की बात करते हैं। और इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे द एक्सट्रीमिस्ट यानी कि रेडिकल फेज का, जो कि वर्ष 1905 से 1915 तक का था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि वो चरमपंथ चरण जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आप को मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ बदलाव किया, यानी कि मॉडरेट से अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट किया। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस कक्षा में अब बात करता हूं द एक्सट्रीमिस्ट यानी कि रेडिकल फेज, जो कि कांग्रेस का था वर्ष 1905 से 1915 का। तो रीड आउट करते हैं, यह पृष्ठ संख्या 129 पारस प्रकाशन पर दिया हुआ है। रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट सेवरल डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स, चूंकि जब हम लोग बात किए थे मॉडरेट्स की पिछली कक्षा में, तो यहां पर बात हुई थी कि जो मॉडरेट्स थे उनको लगता था कि अंग्रेज शासक जो है, अंग्रेजी शासन जो है वो उनके लिए यानी कि भारतीयों के लिए हितकारी है, वह उनकी मांग को पूरा करेंगे, इसलिए वो उनके लॉयल थे, उनके वफादार थे और उनको कोई स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता से मतलब नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सन 1885 से 1905 के दौरान समय बीतता गया, अंग्रेजी शासन यानी कि अंग्रेज शासक जो है उन्होंने भारतीयों की मांग को पूरा नहीं किया, यहां तक कि मांग को दबाया ही या फिर उन पर शासन करते हुए शोषण किया, जिसके बाद कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के नेताओं को लगा कि नहीं, अंग्रेज जो है वो उनके लिए हितकारी नहीं है, वह उनके लिए लाभदायक नहीं है, अब इसका कुछ और उत्तर देना होगा, अब कुछ और करना होगा, तभी जाकर भारतीयों की प्रतिष्ठा और भारतीयों का मान सम्मान जो है, जो भी बचा हुआ है वो बचा हुआ रहेगा, क्योंकि मान सम्मान को तो मुगल और अंग्रेज ले ही गए थे। जितना बचा हुआ है उसको बचाओ और बाकी को वापस करो। इन सारे चीजों के लिए अब कांग्रेस को और कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के नेताओं को लगा कि नहीं, अब हमें कुछ और करना होगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारतीयों की मांग की सम्मान, भारतीयों के मांग का सम्मान नहीं कर रहा है और यहां तक कि उसके डिमांड को दबाया ही जा रहा है, उसको शोषण के आधार पर, मतलब शोषित ही किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट सेवरल डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स, दिस लेड टू द राइज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो जब ये सारा कुछ नहीं हुआ तो यहीं से एक्सट्रीमिस्ट लीडर यानी कि चरमपंथी नेताओं का चरमपंथी नेताएं उत्पन्न हुए कांग्रेस के अंदर से, और इन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक राजनीतिक बिगुल फूकी, जिसमें तीन नाम जो सबसे बड़े आते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लाल, बाल और पाल भी कहते हैं। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिन्होंने अंग्रेजी शासन में मॉडरेशन के बाद यानी कि मॉडरेट फेज के बाद एक एक्सट्रीमिस्ट फेज लाया कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए, और इन्होंने स्वतंत्रता के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, भारतीयों के मांग के लिए एक चरमपंथी रवैया अपनाया, एक एक्सट्रीमिस्ट रवैया अपनाया कि अब उन्हें जब प्यार से सारा कुछ नहीं मिल रहा है तो अब लड़कर ही लेना होगा, क्योंकि पहले वाला फेज जो था वो पीसफुल यानी कि उसको लगता था कि सब कुछ शांति से ही बात बन जाएगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। जब बात नहीं बनी तो अब इन लोगों ने कहा कि जब बात वैसे नहीं बनेगी तो बात किसी और तरीके से बनानी होगी, लड़कर ही सही।
आगे, दे ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर नॉट फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स। ये जो लाल बाल पाल थे और ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे और भी बाकी जो थे रेडिकल्स जिसको कहा जाता है, इन लोगों ने फिर क्या किया कि अंग्रेज शासन के खिलाफ इन्होंने खुले में बोलना शुरू किया, उनकी आलोचना की, क्योंकि वो लोग मॉडरेट फेज वाले कांग्रेस के मांग को पूरा नहीं किए। आगे, दे वेयर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ये लोग चरमपंथी लीडर थे, चरमपंथी नेता थे, राजनेता थे। दे वांटेड द इंडियन टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये चाहते थे कि भारत जो है वो खुद पर आश्रित हो और अपना सम्मान के लिए लड़े, अपना सम्मान करे और अपने सम्मान के लिए लड़े। आगे, दे हेटेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर्ड ओपनली द स्वराज विच वाज देयर बर्थ राइट। इन्होंने जो लाल बाल पाल और इन जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो वर्ष 1905 से 1915 के बीच में बेसिकली मुख्यतः हुए, इन्होंने क्या किया, तो दे हेटेड द ब्रिटिश रूल, उन्होंने या फिर वो लोग जो थे वो ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे, नफरत करते थे, उसका यहां तक कि बहिष्कार करते थे। एंड डिक्लेयर्ड ओपनली द स्वराज वाज द बर्थ राइट, इन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, खुद का राज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज वाज देयर बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह इन लोगों का उस समय नारा हुआ करता था। आगे, तिलक सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट आई विल हैव इट। तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, एक कथन बोला, उन्होंने क्या बोला कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट आई विल हैव इट, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आगे, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैव फेथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मासेस, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनको विश्वास किस पर था, तो जनता की शक्ति, लोगों की शक्ति पर इन्हें विश्वास था। इनको लगता था कि जब सारे लोग, सारे भारतीय जो मिल जाएंगे तो बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं, बहुत बड़ा क्रांति आ सकता है, भारत जो है वो स्वराज की तरफ और स्वतंत्रता की तरफ जा सकता है। तो यह फेज जो था, रेडिकल फेज, ये वर्ष 1905 से 1915 के बीच में था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां पर जो मुख्य नेता आए वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। जबकि जो मॉडरेट फेज जो था 1885 से 1905 का, इसके जो मुख्य नेता थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता जैसे लोग थे, जैसे नेता थे। अब हम लोग बात करेंगे आगे एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद, अब हम लोग बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की, यानी कि बंग भंग की, जिसको हम लोग बंगाल का विभाजन भी कहते हैं, जो कि सन 1905 वर्ष 1905 में हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसको बंग भंग भी कहा जाता है। बंगाल जो है वो भंग कर दिया गया था, या फिर अंग्रेजी में कहें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी। Bengal was the biggest province of India and it comprised part of modern day Bihar and Odisha apart from the whole of the modern day West Bengal and Bangladesh। कहा जा रहा है कि उस समय बंगाल जो था वो भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस था, भारत का सबसे बड़ा कहें तो एक एरिया था, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र था जो था, जिसका नाम था बंगाल। और उस समय के बंगाल में अभी का बिहार, अभी का ओडिशा, अभी का वेस्ट बंगाल और अभी का बांग्लादेश, ये चारों आता था। आप भारत का मानचित्र देख सकते हैं, बांग्लादेश का मानचित्र देख सकते हैं, फिर वहां पर बांग्लादेश को लीजिए, भारत के पश्चिम बंगाल को लीजिए, भारत के ओडिशा को लीजिए और भारत के बिहार को लीजिए और इन सब को जोड़ दीजिए आपस में। यह जो पूरा मैप बनता है, यह जो पूरा मानचित्र बनता है, यह उस समय के बंगाल का हुआ करता था। यानी कि बंगाल जो था उसी में आज का बिहार था, उसी में आज का ओडिशा था, उसी में आज का वेस्ट बंगाल था, उसी में आज का बांग्लादेश था। और इसका जो विभाजन है वर्ष 1905 में किया गया। और यह जो बंगाल था उस समय जो था भारत का सबसे बड़ा एरिया था, भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस था। आगे, ऑन 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द वाइसराय ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन किसके द्वारा कराई गई या किसके कहने पर की गई,
तो लॉर्ड कर्जन के कहने पर, जो कि उस समय का वायसराय था, उसके कहने पर बंगाल का विभाजन किया गया। He claimed that this was necessary to improve the administrative efficiency of the province. उसने कहा, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, इस विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया, उसने कहा कि यह इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा प्रोविंस है, यहां पर सही तरीके से शासन करने के लिए हमें इसको अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा, ताकि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, ताकि यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व को कमान दी जा सके, ताकि लोगों का और उस क्षेत्र का विकास हो। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस तर्क के आधार पर, किस आधिकारिक तर्क के आधार पर किया, तो उसने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस है, तो इसको हम बांट देंगे तो अलग अलग क्षेत्र बन जाएंगे, तो इसके बाद जो है यहाँ का शासन जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोविंस को एक जगह से शासित करना मुश्किल है। तो इसने शासन के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बंगाल का विभाजन किया, जो कि इसने आधिकारिक रूप से बोला। लेकिन मानसिक रूप से इन लोगों का क्या था, तो इन लोगों का यही था कि भारतीय जो एकजुट हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि इन लोगों के खिलाफ, इनको तोड़ा जा सके, इनको भाषाओं के आधार पे, धर्म के आधार पर विभाजित की जा सके। यह था इन लोगों का वास्तविक मेंटालिटी। मानसिक रूप से यह लोग इस सोच के साथ बंगाल को विभाजित किए थे। लेकिन हाँ, आधिकारिक रूप से जो कथन इन लोगों का है, उनका यही कहना है कि बंगाल जो है, बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो फिर क्या करें, तो इसको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इसको सही तरीके से शासित करने के लिए हमको इसको बांटना पड़ेगा। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट था, और उसी आधार पे इसने ऑर्डर दिया कि बंगाल को बांट दो, यानी कि पार्टीशन कर दो। आगे However, यही आगे लिखा हुआ है, However, the real reason for his move was to crush the nationalist movement in Bengal. जबकि जो मुख्य कारण था वह यह था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो राष्ट्रवादी आंदोलन, जो इसका शुरुआत बंगाल से हुआ था, उसको रोका जा सके, उसको खत्म किया जा सके, इसलिए इन्होंने बंगाल को तोड़ दिया। आगे, It was part of divide and rule policy of the British. यह एक हिस्सा था ब्रिटिश के उस, यानी कि अंग्रेजों के उस सोच का, उस नियम का, जहां पर अंग्रेज जो है बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत अलग अलग जगह, संसार के अलग अलग जगहों पे उन्होंने राज किया, शासन किया, लोगों को शासित किया। यह भी जो बंगाल का जो विभाजन था, यह भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है अंग्रेजों का, जहां पर इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्रश करने के लिए, को समाप्त करने के लिए, को रोकने के लिए इन्होंने बंगाल को विभाजित किया, करना चाहा और कर दिया। और किसने किया, तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया। आगे, यही है लॉर्ड कर्जन, जो कि चित्र में दिख रहा है पृष्ठ संख्या 129 पर। यही है लॉर्ड कर्जन, द वाइसराय ऑफ इंडिया, उस समय का तत्कालीन। आगे, East Bengal had a large population of Muslim, while West Bengal was inhabited mainly by Hindus. जो ईस्ट बंगाल था, यानी कि बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था, उसमें मुसलमान ज्यादा थे, जबकि जो पश्चिमी हिस्सा था, पश्चिमी भाग था, उसमें हिंदू बहुल आबादी थी, हिंदू बहुसंख्यक थे। यानी कि इन्होंने जब बंगाल को विभाजित किया, तो वहां पर इन्होंने धर्म को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया, और इन्होंने उस आधार पर बंगाल को विभाजित किया। और अगर बंगाल की उस समय की डेमोग्राफी देखी जाए, उस समय का अगर जनसंख्या और इन सारी चीजों को देखा जाए, धर्म को आधार लिया जाए, तो जो पूर्वी बंगाल था वहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी। तो जो इधर का, यानी कि पूरब के अलावा जो पश्चिम बंगाल था, वेस्ट बंगाल, उस समय का वेस्ट बंगाल, अभी का वेस्ट बंगाल नहीं कहेंगे, अभी का वेस्ट बंगाल तो एक राज्य है, उस समय का वेस्ट बंगाल जिसमें बिहार भी आता है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी आता है, ये सारे जो थे, यहाँ पर हिंदू आबादी जो थी, वो हिंदू जनसंख्या जो थी, वो बहुसंख्यक थी। आगे, The purpose of partition was also to break the linguistic unity, because in spite of the religious difference,
बोथ द कम्युनिटी वे आर यूनाइटेड बाय द कॉमन लैंग्वेज बंगाली। अगला रीजन क्या था, अगला जो मानसिक रीजन इन लोगों का क्या था बंगाल को विभाजित करने का, वो ये था कि भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी बंगाल में, उसको तो रोका ही जाए। और यहां पर दूसरा कारण क्या बन रहा था, अंग्रेजों को यानी कि ईसाइयों को पता था कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों की इन दोनों की आपस में तो लड़ाई है ही है, ये दोनों एक दूसरे को सही तरीके से देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो बंगाल है यहाँ पर जो बंगाली भाषा है यह इन लोगों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, जिसके कारण से इन्होंने भाषा को, जो भाषा एक बंधन बना हुआ था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि यह भाषा जो है ये हिंदू और मुस्लिम सारे को इकट्ठा करके राष्ट्रवादी आंदोलन में हिस्सेदारी दिलवा रहा था, जिसके कारण से इन लोगों को लगा कि नहीं, इसके आधार पर भी बंगाल का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि सब लोग बंगाली हैं, सब लोग भाषा के आधार पर एक दूसरे से इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, भले ही वो धार्मिक रूप से कितने भी अलग क्यों ना हो। तो यहां पर भी इन लोगों का जब धर्म वाला कार्य नहीं हो रहा था तो इन लोगों ने भाषा के आधार पर बांट दिया, क्योंकि यहां पर भाषा जो था वो धर्म के ऊपर कार्य कर रहा था राष्ट्रवादी आंदोलन में। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें बंगाल को विभाजित करना होगा। तो एक लैंग्वेज यानी कि भाषा भी बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था, यानी कि भाषा को तोड़ना, राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकना, हिंदू मुस्लिमों के बीच में और ज्यादा अंतर पैदा करना, इन सारे चीजों का मुख्य कारण, ये सारे चीज मुख्य कारण थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के, जो कि ईसाई यानी कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आगे, This move by the British was strongly opposed by the people as well as the nationalist leaders of Bengal। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये जो कार्य हुआ था बंगाल का विभाजन करने का, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो अंग्रेज यानी कि ईसाइयों के द्वारा किया गया था, वो क्या था, तो उसका जो विरोध, उसका जो भरपूर विरोध यानी कि जोरदार विरोध जो है वो राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा तो किया ही जा रहा था, किया ही गया, उसके अलावा बहुत सारे लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया कि यह चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी, तो उस समय शासन जो था वो अंग्रेजों का था, तो जो होना था सो हुआ, और बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में, सन 1905 में हुआ। तो इस कक्षा में हम लोगों ने जाना द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन दोनों चीजों को हम लोगों ने इस कक्षा में जाना। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग द नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे।